हीरा, हीरा कहाँ हो? ज़रा मेरी शर्ट तो प्रेस कर दो, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से निकलना है। अबू बकर हाथ में सफ़ेद कलर की शर्ट पकड़े हुए हीरा को आवाज़ें देता हुआ जब अपने कमरे से बाहर निकला तो सामने ही टीवी लाउंज में ताईजान बैठी हुई थी, जिन्हें देखकर वो झिझक सा गया। अरे अबू बकर बेटा, हीरा तो शायद छत पर कपड़े डालने के लिए गई है। लाओ मुझे ये शर्ट दो, मैं नूरीन से कहती हूँ कि अभी प्रेस कर देगी। अरे बेटा नूरीन, बाहर आओ, अबू बकर की शर्ट तो ज़रा प्रेस कर दो। ताईजान ने अबू बकर से कहते हुए साथ ही नूरीन को आवाज़ भी दे डाली। तो अबू बकर बदमज़ा सा हो गया और उन्हें मना करते हुए बोला, अरे नहीं ताईजान, कोई बात नहीं, हीरा आ जाएगी तो प्रेस कर देगी, वैसे भी मुझे इतनी जल्दी नहीं निकलना। ये कहकर वो कमरे की तरफ मुड़ने ही लगा था कि नूरीन उसके करीब आ गई और बोली, लाए मैं ये शर्ट प्रेस कर देती हूँ। उसने अपना हाथ बढ़ाया तो ताईजान की वजह से वो मजबूर हो गया और शर्ट नूरीन को थमा दी। ताहम गुस्से से उसे घूरता हुआ कमरे में चला गया। नूरीन की आंखों में शरारत वाज़े तौर पर चमक रही थी और यही बात अबू बकर को बहुत नागवार गुजर रही थी। इसीलिए वो बहुत कम नूरीन को मुखातिब करता था, क्योंकि ताईजान की मेहरबानियों और उल्फात को वो अच्छी तरह समझता था। अबू बकर नहाकर निकला तो बेड पर सलीके से उसकी शर्ट इस्त्री पड़ी हुई थी। उसके दिल में शुक्रगुजारी के जज्बात उभर आए, लेकिन जैसे ही उसने शर्ट को पहनने के लिए उठाया तो शर्ट का पिछला हिस्सा बुरी तरह जल चुका था, जिसे देखकर वो शॉक्ड रह गया। नोरीन, वो गुस्से में धारा और उसी तरह बाहर निकला। नोरीन कहाँ हो तुम? गुस्से में उसने नोरीन को आवाज़ दी, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं थी। ताईजान बौखलाई हुई सी कमरे से निकली। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? नोरीन को इस तरह क्यों बुला रहे हो? वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर जब्त करते हुए बोला। ताईजान, ये देखें, उसने मेरी शर्ट का क्या हाल किया है। ये मेरी नई शर्ट थी और उसने कितनी बुरी तरह जला दी है। वो इंतहाई गुस्से से बोला। बस नहीं चल रहा था नोरीन सामने आ जाए तो उसका गला ही दबा दे। शर्ट देखकर ताईजान का चेहरा भी गुस्से के जज्बात में ढल गया और वो बोली, अरे कमबख्त मारी नोरीन किधर गई है? अबू बकर की शर्ट क्यों जला दी? लेकिन नोरीन तो इस वक्त छत पर छुपकर बैठी हुई थी और हंस हंसकर बेहाल हुए जा रही थी, जबकि हिरा तशवीश से उसे देखते हुए बोल रही थी, नोरीन, अगर भाई को पता चल गया ना कि मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हूँ तो वो मेरी शामत ले आएंगे। जबकि नोरीन बोली, अरे तुम इतना डरो मत, ऐसा भी चंगेज़ खान नहीं है तुम्हारा भाई, और वैसे भी अब उसकी शर्ट जल चुकी है, काफ़ी दिन तक उसे सदमा लगा रहेगा। ये कहकर दोबारा हंसने लगी, जबकि हीरा को तो अपनी खैर नज़र नहीं आ रही थी और वो दिल ही दिल में अपनी खैरियत की दुआ मांगते हुए नीचे उतर आई। अबू बकर गुस्से में दूसरी शर्ट बगैर इस्त्री किए ही बदल कर चला गया, जबकि ताईजान अबू बकर को देखते हुए सर थामकर कमरे में जा चुकी थी और रावी चैन ही चैन लिख रहा था। रहमान मंजिल में 3 फैमिलियां आबाद थी। सबसे बड़े सईदुर रहमान, जिनकी एक ही बेटी थी नूरीन, जो बेहद चुलबुली और शरारती थी और ज़रा भी टिककर बैठने वाली नहीं थी। हर बात को चुटकियों में उड़ा देने वाली नूरीन इकलौती होने के बायस अपने माँ बाप की आंख का तारा थी। दूसरे नंबर पर नजीबुर रहमान, जिनका बेटा अबू बकर और एक बेटी हीरा थी। अबू बकर बहुत संजीदा मिजाज और काफ़ी हद तक खामोश तबा इंसान था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में आजकल जॉब कर रहा था और ख़ानदान का इकलौता बेटा होने की हैसियत से उसे एक ख़ास मकाम हासिल था। जबकि हीरा नूरीन के साथ ही कॉलेज पढ़ती थी और बीएस की तालबा थी। सबसे छोटे चचा चची, जो एक कार हादसे में काफ़ी अरसा पहले इंतकाल कर गए थे, उनकी एक ही बेटी थी लाइबा, जो उसी घर में उनके साथ ही रहती थी और काफ़ी अलग थलग और खामोश मिजाज की थी और अपने काम से काम रखती और घर भर के काम वही अंजाम देती थी। वो भी नौरीन और हीरा की तरह बीएससी की तालबा थी और उनके साथ ही कॉलेज आती थी, लेकिन नौरीन और हीरा तो घर आकर सुकून से सो जाती थी और फिर शाम की खबर लाती थी या फिर अपनी शरारतों में मसरूफ़ रहती थी, जबकि लाइबा घरेलू कामों में अपनी दोनों ताइयों की मदद करती थी और सारा दिन उसे आराम का एक लम्हा भी नसीब नहीं होता था। लाइबा, लाइबा कहाँ मर गई हो? कब से आवाज़ें दे रही हूँ, जल्दी यहाँ आओ। अबू बकर जैसे ही शाम को घर में दाखिल हुआ तो ताई की तेज़ आवाज़ उसके कानों से टकराई और उसने नागवारी से सर झटका। ताई जब भी लाइबा को मुखातिब करती थी तो उनके लहजे में एक तहक्कुम आ जाता था, एक महसूस की जाने वाली सख्ती होती, जो अबू बकर को बहुत बुरी लगती थी। अपनी बेटी तो हर वक्त शरारतों में मगन रहती है, उसे तो कोई काम बोलती ही नहीं। बेचारी लाइबा का जीना हराम किया हुआ है। अबू बकर ने नागवारी से सोचा और सर झटक कर आगे चल दिया। इस वक्त भी ताई की आवाज़ सुनते ही लाइबा बौखलाई हुई सी किचन से निकली और बोली, ताईजान, मैं काम कर रही थी, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। जी कहिए, लाइबा ने आहिस्ता से कहा था तो ताई उसे डांटते हुए बोली, क्या कानों में रुई ठोंस कर काम कर रही थी? कब से आवाज़ें दे रही हूँ, पता भी है कि इस वक्त मेरी चाय का टाइम है। एक कप चाय बना दो, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ताई ने लाइबा को कहा और अपना सर थामकर टीवी लाउंज के सोफे पर बैठ गई।
फिर अबू बकर को अचानक सामने देखकर एकदम चौंकी और फिर अपने लहजे में खुश इखलाकी भरकर बोली, अरे अबू बकर बेटा, तुम कब आए? चाय पियोगे? मैं लाइबा से अभी चाय बनवा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी कहूँ? अबू बकर ने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, नहीं ताईजान, मेरा दिल नहीं चाह रहा। और ये नूरीन कहाँ है? आपने उसे चाय का क्यों नहीं कहा? अबू बकर ने सरसरी सा ताई से नूरीन का पूछा तो ताईजान बोली, अरे बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी कुछ देर पहले ही दवा खाकर सोई है। ताईजान के कहने पर अबू बकर ने आहिस्ता से सर हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन नूरीन के कमरे के आगे से गुजरते हुए उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। अबू बकर ने अफ़सोस से सर हिलाया। ताईजान के उस छूट पर उसे बहुत अफ़सोस हुआ था। वो अच्छी तरह जानता था कि ताईजान नूरीन से कोई काम नहीं कहती और ना ही उससे कोई काम करने देती। अपने हर काम के लिए वो लाइबा को ही आवाज़ देती और लाइबा बेचारी सारा दिन घर के कामों में घन चक्कर बनकर घूमती रहती है। इस वक्त भी ताईजान ने नूरीन को नहीं बुलाया, बल्कि लाइबा से ही चाय बनाने का कहा। वो सारा दिन लाइबा को घर के कामों में मसरूफ़ देखता था। उसके पास अपने लिए भी वक्त नहीं था। अबू बकर को लाइबा पे बहुत तरस आया। वो उसके बारे में सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हीरा, मेरा नाश्ता ले आओ। अबू बकर ये कहता हुआ सुस्ती से बाहर टीवी लाउंज में पड़े हुए सोफे पर बैठ गया और अपने करीब पड़ा हुआ रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर दिया। आज इतवार का दिन था और अबू बकर हर इतवार की तरह आज भी देर से उठा था। हीरा को नाश्ते का कहकर वो टीवी देखने में मगन हो गया, साथ साथ मोबाइल पे मैसेज भी चेक कर लेता। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब नूरीन उसका नाश्ता लेकर आई तो वो चौंक कर उसे देखकर नागवारी से बोला, हीरा कहाँ है? मैंने उससे नाश्ते का कहा था। तो नूरीन संजीदगी से बोली, अबू बकर, आप मेरे हाथ का नाश्ता कर ले। हर बार तो हीरा ही आपको नाश्ता बना कर देती है, आज मेरे हाथ से ले ले। अबू बकर ने बिना कुछ कहे नाश्ते की ट्रे पकड़ी और नाश्ता शुरू करने लगा। लेकिन ये क्या, पहला नवाला लेते ही उसके कानों से धुआं निकलने लगा। ऑमलेट में इतनी ज़्यादा मिर्चें डाली हुई थी, उसने जल्दी से चाय का घूंट भरा, लेकिन ये क्या, चाय में बेतहाशा नमक डला हुआ था। अबू बकर ने बेख्तियार नवाला ज़मीन पर थूक दिया और गुस्से से नौरीन की तरफ मुड़ा, जो इस वक्त अपनी हंसी को ज़ब्त करने की कोशिश में लाल सुर्ख हुए जा रही थी। उसने जल्दी से पानी का गिलास उठाकर मुंह को लगाया और गुस्से से बोला, तुम्हें तमीज़ नहीं है? तुमने मेरा सारा नाश्ता बर्बाद कर दिया। तुम्हें कहा किसने था मेरा नाश्ता बनाने को? कितनी बार मना किया है मेरे सामने मत आया करो, लेकिन तुम इतनी ढीठ हो कि बात ही नहीं सुनती हो। जबकि उसके गुस्से को देखते हुए नूरीन की हंसी अब बेकाबू हो गई और वो पेट पर हाथ रखते हुए हंस हंस कर दोहरी हो गई। अबू बकर के तासरात भी कुछ इतने ही अजीब थे। पहले तेज़ मिर्चें और फिर चाय में तेज़ नमक की मौजूदगी ने उसके मिजाज पर बहुत बुरा असर डाला था। वो गुस्से से नाश्ते को वहीं पर छोड़ता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे से नूरीन के मसलसल हंसने की आवाज़ें आ रही थी। उसने कमरे में आके ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और सर पकड़कर बैठ गया। सुबह उठते ही नूरीन की हरकत ने उसका मूड बर्बाद कर दिया था। वो गाड़ी में बैठा ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था जब ताईजान चली आई। बेटा, नूरीन को ज़रा कॉलेज ड्रॉप कर देना, आज उसका बहुत ज़रूरी टेस्ट है। तुम्हारे ताया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो थोड़ी देर से जाएंगे। ताईजान बहुत मोहब्बत से बोली। अबू बकर, जो उन्हें इनकार करने ही वाला था, चुप कर गया और हीरा का पूछा, तुम हीरा के साथ क्यों नहीं जा रही हो? तो नूरीन बोली, हीरा का आज ऑफ है, उसके डिपार्टमेंट की एक टीचर का इंतकाल हो गया है, इसी वजह से उनके सोग में आज उसका डिपार्टमेंट बंद है। अबू बकर ने सुनकर सर हिलाया और बेजारी से नूरीन को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। नूरीन चहकती हुई गाड़ी में बैठी और गाड़ी में बैठते ही फौरन एफएम लगा दिया। ये उसका महबूब मुश्किला था। वो गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले म्यूजिक ऑन करती थी। अबू बकर ने नागवारी से उसे देखते हुए म्यूजिक बंद कर दिया तो वो एकदम ठनक कर बोली, अरे अबू बकर, लगाने दो ना प्लीज़, मुझे सफ़र में म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है। अबू बकर उसके उस तकाज़े पर एकदम अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ बोला, कितनी बार कहा है कि मुझे अबू बकर मत कहा करो, अबू बकर भाई कहा करो, तुमसे उम्र में कितना बड़ा हूँ मैं। अबू बकर ने गुस्से से उसे कहा तो नूरीन चुप सी हो गई। अबू बकर का लहजा बहुत तल्ख था तो नूरीन को बहुत बुरा लगा। वो खामोश होकर बैठ गई। उसके बाद उन दोनों के बीच कोई बात ना हुई। सारे रास्ते अबू बकर गुस्से में लब भींचे हुए ड्राइव करता हुआ जब उसके कॉलेज पहुंचा तो जैसे ही नूरीन गाड़ी से उतरी तो उसने तेजी से गाड़ी आगे भगा दी। नूरीन नम आंखों से देखती हुई कॉलेज के गेट के अंदर दाखिल हो गई। सैयद साहब, क्या आप हर वक्त काम में उलझे रहते हैं? घर आते हैं तो फिर भी हिसाब किताब करते रहते हैं। कभी घर पर भी तवज्जो दे ले, अपने बच्चों के बारे में भी कुछ सोचें। नूरीन के बारे में आपने क्या सोचा है? चंद महीनों में वो 21 साल की हो जाएगी। आपने उसकी शादी के हवाले से कुछ सोचा भी है? नूरीन की वालदा अपने शौहर के करीब बैठते हुए बोली, जो इस वक्त भी हिसाब किताब करने में मसरूफ थे। सैयद साहब ने अपना सर उठाया और बड़े मसरूफ से अंदाज में बोले,
अरे बेगम, सोचना क्या है, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। जबकि नूरीन की वालदा कहने लगी, अरे वक्त आएगा क्या मतलब है? वक्त आया खड़ा है, हमें पहले से ही तदबीर कर लेनी चाहिए। मैंने सोचा है कि नूरीन की शादी अगर अबू बकर से हो जाए तो कितना ही अच्छा हो। घर की बच्ची है, घर में ही रहेगी। मैं अपनी नूरीन को कहीं दूर ब्याहने का सोच भी नहीं सकती। अकलौती बेटी है हमारी। घर में ब्याह दिया तो मेरी नज़रों के सामने रहेगी। और अबू बकर भी हमारा देखा भाला है। हमें उसकी आदत का अच्छी तरह पता है। आपका क्या ख्याल है? नूरीन की वालदा ने अपनी राय बताने के बाद जब सईद साहब से उनकी राय पूछी तो वो सोच में गुम हो गए और फिर कहने लगे, अरे ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। घर के बच्चे घर में ही निपट जाएंगे। सैयद साहब ने खुश दिली से कहा। तभी वो करीब होते हुए बोली, आप ऐसा करें ना, नजीब भाई से किसी दिन बात करें, हम उन दोनों की बात तय कर देते हैं और फिर जैसे ही नूरीन की तालीम मुकम्मल होगी तो धूमधाम से शादी कर देंगे। नूरीन की वालदा ने जब अपने शौहर से कहा तो वो कुछ सोच कर बोले, अरे बेगम, ऐसे मुनासिब नहीं लगता कि मैं इस तरह खुद से बेटी का बाप होकर उसका रिश्ता पेश करूं। ये मुनासिब बात नहीं मालूम होती। जबकि नूरीन की वालदा चमक कर बोली, अरे कैसे मुनासिब मालूम नहीं होती? एक ही घर है हमारा, एक ही खानदान है हम। वो आपका सगा भाई है, कोई गैर तो नहीं। आप उसके साथ बात करेंगे तो यकीनन उसे भी अच्छा लगेगा। वैसे भी मुझे डर है कि कहीं आपकी भावच अबू बकर का रिश्ता अपने मेके में ना कर दे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप पहले ही नूरीन की बात कर लें। आपका भाई आपका लिहाज करेगा क्योंकि बड़े हैं और खानदान के फैसले आपकी मर्जी से ही तय किए जाते हैं। वो आपको मना नहीं करेगा। अपनी बेगम की बात सुनकर सईद साहब बोले, लेकिन बेगम, वो मुझे भला मना क्यों करेगा? नूरीन उसकी भी भतीजी है और अच्छी बच्ची है, पढ़ी लिखी सुगर बच्ची है, खूबसूरत है, तो भला नजीब को क्या एतराज हो सकता है? वही तो आपको कह रही हूँ कि आप एक बार उससे बात तो करके देखें। मुझे पूरा यकीन है कि उसे भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं होगा और जब ये रिश्ता तय हो जाएगा तो मुझे भी सुकून हो जाएगा। नूरीन की वालदा ने अपने शोहर को उकसाया तो वो आहिस्ता से सर हिलाकर रह गए। इसका मतलब था कि वो नजीब से बात कर लेंगे, लेकिन नूरीन की वालदा को अभी भी जैसे उन पर यकीन नहीं था। ताहम फिर भी दोबारा उन्हें तलकीन करते हुए उठी, आप प्लीज़ एक बार उससे ज़रूर बात कर लीजिएगा। और सईद साहब कहकर रह गए। अबू बकर घर में दाखिल हुआ तो एक गैर मामूली सन्नाटे ने उसका इस्तकबाल किया। वो हैरत से टीवी लॉन्च से होता हुआ किचन के दरवाजे में आ खड़ा हुआ, जहाँ पर लाइबा खाना पकाने में मसरूफ थी। अरे तुम यहाँ हो तो बाकी सब कहाँ हैं? अबू बकर ने जब उससे पूछा तो वो एकदम घबरा कर पलटी। अरे अबू बकर भाई, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। दरअसल दोनों ताइयां बाजार गई हुई हैं और नूरीन अपने कमरे में सो रही है और हीरा छत पर गई हुई है। इसलिए मैं अकेली किचन में आपको नजर आ रही हूँ। लाइबा ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया और फिर उसकी तरफ देखकर बोली, अबू बकर भाई, आपके लिए चाय बना दूं? खाने में भी देर है। वो प्याज लाल करते हुए पूछने लगी। उसे मसरूफ देखकर अबू बकर बोला, अरे नहीं, तुम पहले ही इतना काम कर रही हो, रहने दो, थक जाओगी। जबकि वो दूसरे चूल्हे पर सॉस पैन रखते हुए बोली, अबू बकर भाई, चाय बनाने में भला कैसी थकावट, आप जाकर फ्रेश हो, मैं अभी बना देती हूँ। लाइबा ने खुश दिली से कहकर सॉस पैन में पानी डाला और चूल्हे पर चढ़ा दिया। अबू बकर उसकी तरफ मशकूर नज़रों से देखता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो रास्ते में नूरीन के कमरे का दरवाज़ा खुला देखा। सामने ही वो बेड पर बैठी हुई किसी से बातें कर रही थी। फ़ोन कान को लगा हुआ था और खिलखिलाकर हंस रही थी। अबू बकर ने एकदम सट तासरात से उसे देखा, जबकि नूरीन उसे देखकर मजीद दांतों की नुमाइश करते हुए हंसने लगी। अबू बकर अफसोस से सर हिलाता हुआ अपने कमरे में आ गया। कुछ देर बाद लाइबा चाय ले आई तो वो आराम से चाय पीने लगा। अगली शाम जब वो ऑफिस से आया तो कमरे में आते ही उसका दिमाग भग से उड़ गया। सामने बेड पर उसके सारे कपड़े बिखरे हुए पड़े थे और उसके ड्रेसिंग पर भी सारा सामान उल्टा पड़ा हुआ था। कमरे में उसकी पसंदीदा परफ्यूम की खुशबू हद से ज्यादा फैली हुई थी, जबकि शीशे के ऊपर लिखा हुआ था, अपना काम खुद किया करो हिटलर, खबरदार इस घर में कोई तुम्हारी मुलाजमा नहीं है। अबू बकर का गुस्से से दिमाग घूम गया। वो लम्हे के हजारवें हिस्से में समझ गया था कि ये काम नूरीन का है, क्योंकि सुबह ही ताईजान ने उससे कहकर अबू बकर का नाश्ता बनवाया था, जिसका रिजल्ट अब ये था। वो जोर से चिल्लाया, साथ ही तो नूरीन का कमरा था। नूरीन, नूरीन, ये तुमने किया है? उसने चिल्ला के पूछा। दूसरे कमरे में नूरीन दरवाज़ा बंद किए जोर जोर से हंस रही थी, जबकि उसके गुस्से भरी आवाज़ सुनकर हीरा भी छत से भागी गई और लाइबा भी किचन से बाहर निकली। उसके हाथ में शरबत का जग था, जो वो ताईजान के लिए बनाकर फ्रिज में रखने वाली थी, लेकिन अबू बकर की गुस्से भरी आवाज़ ने उसे किचन से भागने पर मजबूर कर दिया और तेज़ी से वो सामने से आते हुए अबू बकर से टकराकर उसके ऊपर गिर गई। अबू बकर तो एक लम्हे के लिए शॉक्ड रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है।
शरबत का जग लाइबा के हाथ से छूटा और जमीन पर जा गिरा, जिससे शरबत के छींटे उड़ के उन दोनों के मुंह पर आ गिरे। लाइबा को शरबत का टेस्ट महसूस हुआ तो वो बेसाख्ता अपने सर पर हाथ मारकर बोली, अरे ताईजान ने कहा था चीनी ज्यादा रखना, और इसमें तो चीनी बहुत ही कम है, ये तो बहुत फीका है। वो परेशानी से बोली तो अबू बकर उसे गुस्से से घूर कर रह गया। क्या हमाकत है ये, उठो यहाँ से। उसने लाइबा को जोर से डांटा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अबू बकर के ऊपर से उठकर बोली, अबू बकर भाई सॉरी, ताईजान के लिए शरबत बना रही थी, लेकिन आपकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर डर गई और तेज़ी से बाहर निकली और आपसे टकरा गई। अबू बकर ने अपने तासरात को नरम किया और कहने लगा, मेरे कमरे में कौन आया था, मेरे कमरे का ये हाल किसने किया है। उसके संजीदगी से पूछने पर लाइबा मासूमियत से बोली, अबू बकर भाई मैं तो नहीं गई थी, हिरा और नौरीन से पूछ लो, मुझे नहीं मालूम। ये कहकर वो वापस किचन में चली गई, जबकि अबू बकर हिरा की तरफ मुड़ा जो मुंह पर हाथ रखे अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। अबू बकर का लाल हुलिया देखकर, हीरा मेरे कमरे का ये हाल किसने किया है, सच सच बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हीरा उसके गुस्से से खाइफ हो गई और कहने लगी, भाई वो नौरीन, भाई प्लीज मेरा मत बताना, वो नौरीन ने किया है। हीरा आहिस्ता से बोलकर भाग के अपने कमरे में चली गई, जबकि अबू बकर ने सोच लिया था कि आज वो ताईजान से जरूर उसकी शिकायत करेगा, क्योंकि वो अब हद से बढ़ती जा रही थी। अम्मी प्लीज आप ताईजान से बात करें, वो नूरीन को समझाएं, वो बार बार मुझे तंग करती है, मुझे जिच करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती, मेरी चीजें खराब कर देती है, मेरा मूड सख्त ऑफ रहने लगा है। आप ताईजान को कहें कि वो उसे मना करे। अबू बकर अपनी माँ शाइस्ता बेगम के पास उसकी शिकायत करने आया और कहने लगी, अरे बेटा बच्ची है, कोई बात नहीं, शरारत कर लेती है, तुम महसूस ना किया करो, मैं खुद उसे समझा दूंगी। जबकि अबू बकर गुस्से से बोला, अम्मी बच्ची नहीं है वो, अगले साल बीएससी कंप्लीट कर लेगी और फिर उसकी शादी हो जाएगी। आप खुद सोचे इस उम्र में भला ऐसी हिमाकतें कौन करता है। कभी मेरे कपड़े चला देती है, कभी फाड़ देती है, कभी कोई चीज़ छुपा देती है, कभी कमरे में अजीब अजीब से नोट लिख कर लगा देती है, कभी चाय में नमक डाल देती है, कभी अंडे में मिर्चें ज़्यादा कर देती है। मैं तंग आ गया हूँ उसकी शरारतों से। उसे देखते ही मुझे गुस्सा आता रहता है। मेरे सामने आए तो मेरा दिल चाहता है मैं उसे कच्चा चबा लूँ। अबू बकर ने गुस्से से जब अपनी माँ से कहा तो वो हैरानी से उसकी शक्ल देखने लगी और बोली, अरे बेटा इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, तुम क्यों इतने खफा रहते हो। बच्ची है, शरारत कर लेती है और एक घर में रहते हुए ऐसा हो जाता है। मैं समझा दूंगी उसे, तुम फिक्र मत करो। शाइस्ता बेगम ने अबू बकर को समझाते हुए कहा तो वो चुप हो गया। वो अपनी माँ को बता नहीं सकता था कि उसे नौरीन की उन चीप हरकतों की वजह से कितनी खौफत होती थी और वो उसे कितना नापसंद करता था। अरे हीरा एक बात तो बताओ, ये तुम्हारे भाई हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हैं और मुझे तो बहुत ज्यादा घूरते रहते हैं, मुझे तो उनके गुस्से से बहुत डर लगता है। नौरीन ने भोलेपन से कहा। उसकी बात सुनकर हीरा मुस्कुराकर बोली, अरे तुम उन्हें तंग भी तो बहुत करती हो, कितनी शरारतें करती हो, जबकि तुम्हें अच्छी तरह पता भी है कि अबू बकर भाई को शरारतें पसंद नहीं। हीरा ने उसे आईना दिखाया। तो क्या मैं शरारतें करना छोड़ दूं, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, पता नहीं तुम्हारे भाई इतने खड़ूस क्यों हैं। नूरीन ने लापरवाही से कहा तो हीरा फौरन बोली, नहीं वो खड़ूस नहीं है, घर के इकलौते बेटे हैं, शायद इस वजह से उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी एहसास है, जिसकी बदौलत वो संजीदा रहते हैं, वरना और तो कोई खास बात नहीं लगती मुझे। हीरा ने कुछ सोचते हुए अपने भाई की सफाई पेश की तो नूरीन बोली, अरे कहीं किसी लड़की का चक्कर ना हो, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे भाई के साथ किसी लड़की ने बेवफाई की हो। नौरीन ने कुछ सोचते हुए हीरा से कहा तो वो तुरंत बोली, अरे नहीं मेरे भाई ऐसे नहीं हैं, तुम उनके बारे में इस तरह मत सोचो। हीरा जैसे बुरा मान गई तो नौरीन खिलखिलाकर हंस दी, अरे तुम्हारे भाई हैं तो क्या हुआ, है तो एक नौजवान लड़के ही, जिनके दिल में उमंगें होती हैं, लड़कियों के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं। तो हो सकता है तुम्हारे भाई को भी यूनिवर्सिटी में या फिर अपने मोहल्ले में कोई लड़की पसंद आ गई हो, और ये भी हो सकता है कि उसने तुम्हारे भाई को घास न डाली हो। नौरीन ने शरारत से हंसते हुए हीरा से कहा तो वो बुरा मनाते हुए उठ खड़ी हुई और बोली, तुम आज अपने हवासों में नहीं हो, इसी वजह से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। चलो आओ नीचे चलते हैं, अम्मी कब से इंतजार कर रही हैं और वैसे भी शाम होने वाली है। लेकिन जैसे ही वो पलटी तो पीछे खड़े अबू बकर को देखकर उन दोनों का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। अबू बकर गुस्से से दोनों को घूरकर खुश्क लहजे में बोला, अगर मेरी जात पर तबसरा खत्म हो गया हो तो नीचे चलो, अम्मी बुला रही हैं। वो हीरा की तरफ देखकर बोला तो हीरा की तो जैसे जान ही निकल गई, जबकि नौरीन भी इस वक्त घबरा सी गई थी, लेकिन फिर अपनी असली लापरवाही से ये सोचकर रह गई, मैंने कौन सा कोई गलत बात कही थी, अगर अबू बकर को बुरा लगता है तो लगे। ये सोचकर वो भी हीरा के पीछे ही सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। अबू बकर ने उस चटाई पर उसे घूर के देखा।
अरे मेरे साथ आ जाओ, कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें कह तो रही हूँ, पहले कभी पकड़े गए हैं जो अब पकड़े जाएंगे। नौरीन ने मसलसल हीरा का हाथ पकड़ रखा था और वो दोनों अबू बकर के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई सरगोशियों में बात कर रही थी। हीरा आहिस्ता से खौफजदा लहजे में बोली, तुम नहीं जानती, अगर भाई को पता लग गया तो वो मेरी जान निकाल देंगे। लेकिन नूरीन की आंखों और चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि वो हीरा को जबरदस्ती घसीट के साथ ले आई थी और हीरा उस दोस्ती को निभाने की खातिर मजबूरी में अब यहाँ पर खड़ी थी। नूरीन का प्लान आज अबू बकर का मोबाइल चुराने का था, क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि उसका किसी और लड़की के साथ कोई चक्कर है या नहीं, और जानना चाहती थी कि अबू बकर इतना संजीदा क्यों रहता है। इसीलिए वो मोबाइल चुराकर उसकी सारी चैट पढ़ना चाहती थी। हालांकि हीरा ने बहुत मना किया, लेकिन वो नूरीन ही क्या जो बाज आ जाए, और अब वो नूरीन के साथ अबू बकर के दरवाजे पर खड़ी थी। आज चूंकि इतवार था और अबू बकर काफी देर तक सोया रहता है, इसी वजह से हीरा भी थोड़ी बेफिक्र थी, जबकि नूरीन के चेहरे पे वैसे ही कोई खौफ नहीं था। वो कहाँ अबू बकर के गुस्से को खातन में लाती थी, जो आज डर जाती। वो दोनों आहिस्ता से उसके कमरे में दाखिल हुई। कमरे में इस वक्त हल्का सा नाइट बल्ब ऑन था। आंखें जैसे ही अंधेरे से मायूस हुई तो नूरीन बेड के साइड टेबल की तरफ बढ़ी। उसका ख्याल था कि फोन यही होगा, लेकिन मोबाइल वहां नहीं पड़ा था। नूरीन ने बेड पर नजर दौड़ाई तो उसे बेड पर भी मोबाइल नजर नहीं आया, तो उसे कोफत होने लगी। और फिर उसे तकिए के नीचे एक तरफ से थोड़ा सा मोबाइल नजर आ गया। नूरीन की आंखों की चमक बढ़ गई और एकदम से उसने हाथ मारकर जैसे ही मोबाइल उठाया तो उसकी कलाई अबू बकर की गिरफ्त में आ गई और उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। हल्की सी चीख उसके हलक से बरामद हुई, जबकि ये देखकर हीरा कमरे से बाहर भाग चुकी थी। लेकिन नौरीन की कलाई अबू बकर के शिकंजे में आ चुकी थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो गुस्से से धारा था। नौरीन एकदम वापस अपने मिजाज में आते हुए बोली, कुछ भी नहीं, मैं तो बस ये देख रही थी कि आपका मोबाइल चार्ज है कि नहीं। वो इतनी ढिठाई से झूठ बोल रही थी कि अबू बकर अश अश कर उठा। गुस्से से वो उसे मुखातिब करके बोला, कितनी बार कहा है नौरीन, मुझसे दूर रहा करो, मेरी चीज़ों से दूर रहो, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हें समझ नहीं आती है। मुझे अब तुम्हारा कोई मुस्तकिल इलाज करना पड़ेगा। तुम जैसी मुसीबत से तो जान छूटे सारी नींद खराब करके रखती है। अबू बकर ने ये कहते हुए झटके से उसका हाथ छोड़ा और कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। वो शर्मिंदा से अंदाज में बाहर निकली। इस वक्त उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अबू बकर जाग जाएगा, वरना वो कभी यहाँ ना आती। ये आज कमरे में सब बड़ों की मीटिंग है। आखिर क्या मामला है, कोई खास बात है? नौरीन जो अपने कमरे से बाहर निकली तो घर में फैले हुए सन्नाटे को देखकर घबरा सी गई और अपनी माँ के कमरे की तरफ गई तो वो सब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे और किसी भी छोटे को वहां पर जाने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए बोर होती हुई वो हीरा के पास आ गई और पूछने लगी तो हीरा कहने लगी, मुझे तो मालूम नहीं, बस इतना मालूम है कि ताईजान ने बाबा और मामा को बुलवाया और फिर हमें वहां आने से मना कर दिया। अब पता नहीं अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। हीरा ने भी लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन उसके अपने अंदर भी तजस्सुस सर उठा रहा था कि आखिर क्या बात है जो आज उन बड़ों की मीटिंग हो रही है। तभी नौरीन कहने लगी, आओ खिड़की से कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कुछ सुनाई दे दे, तो इस मीटिंग का एजेंडा पता चल जाएगा। आखिर हम छोटों को क्या समझकर बाहर निकाला हुआ है। नौरीन ने ये कहते हुए उठना चाहा तो हीरा उसका हाथ थामकर खड़ी हो गई और बोली, अरे रहने दो, अगर किसी ने देख लिया तो खामखा डांट पड़ जाएगी, खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन नौरीन कहाँ टिकने वाली थी, फौरन उठ खड़ी हुई और हीरा का हाथ थामकर कमरे से बाहर आके ड्राइंग रूम के दरवाजे से कान लगाकर खड़ी हो गई। लेकिन वो लोग आपस में इतनी हल्की आवाज में बातें कर रहे थे कि किसी की भी आवाज बाहर सुनाई नहीं दे रही थी। नौरीन मायूसी से बोली, अरे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही, आखिर क्या मामला है? लेकिन हीरा ने भी कंधे उचका दिए और कहने लगी, पता नहीं यार, मुझे तो खुद कुछ खबर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हम यहाँ से हट जाते हैं। अगर कोई बड़ा अचानक बाहर आ गया तो फिर डांट पक्की है, और तुम्हारी वजह से हर दफा मुझे भी डांट पड़ जाती है। ये कहकर हीरा आगे बढ़ने लगी तो नौरीन ने फौरन उसका हाथ झपट लिया और बोली, अरे नहीं पड़ती ना डांट, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र किस बात की। चलो आओ सुनते हैं, आखिर अंदर बड़े क्या बातें कर रहे हैं। ये कहकर नौरीन ने फिर से दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश की। तभी पीछे से अबू बकर की भारी आवाज सुनाई दी, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? अबू बकर की अचानक आवाज ने नौरीन को बौखला दिया और वो घबराहट में दरवाजे से टकरा गई। दरवाजे से टकराते ही दरवाजा खुल गया और वो अंदर को गिरने वाली थी, जब उसने खुद को संभाल लिया और अंदर बैठे बड़े जो एक संजीदा मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे, यूं नौरीन को बेढंगे अंदाज में अंदर आते देखकर हैरान रह गए। नौरीन के माँ बाप के माथे पर थोड़े बल थे, जबकि उसके चचा चच्ची जेरे लब मुस्कुरा रहे थे।
वो बुखलाहट में बोली। वो अम्मा जान, मैं आपसे कुछ पूछने आई थी। ताई जान चिढ़ के बोली। कहो क्या पूछना था, और ये कौन सा ढंग है अंदर आने का? तभी बौखलाहट में उसे और तो कुछ समझ नहीं आया तो बोली, अम्मा जान वो मेरा सुर्ख दुपट्टा कहाँ रखा है? ताई जान ने एक घूरी से उसे नवाजा और बोली, तुम अपने कमरे में चलो, मैं कुछ देर में आ रही हूँ। नूरीन फौरन वहां से भाग गई। जैसे जान बची सो लाखों पाए। अपने कमरे में आकर उसने जैसे सुकून का सांस लिया, जबकि अबू बकर हीरा की क्लास ले रहा था। हीरा, तुम्हें कब अकल आएगी? तुम आखिर क्यों नूरीन की हमाकत में उसका साथ देती हो? लाइबा की तरफ देखो, कभी देखा है उसे इस तरह की शरारतें करते हुए? हमेशा कितनी संजीदा रहती है, अपनी पढ़ाई में मगन रहती है और घर के कामों में दिलचस्पी लेती है, जबकि तुम नूरीन के साथ उसका दुम छल्ला बनकर फिरती रहती हो, शरारतें करती रहती हो और सारे घर से डांट खाती हो। आखिर तुम कब समझोगी कि नूरीन की दोस्ती तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है? तुम लाइबा से कुछ सीखो, वो पढ़ाई में भी अच्छी है, घर के कामों में भी अच्छी है और उसका मिजाज भी देखो कितना अच्छा है। अगर तुम यूं ही नूरीन के साथ रही तो बहुत नुकसान उठाओगी। हीरा चुपचाप खड़ी अबू बकर की डांट सुन रही थी, लेकिन अब वो अपने भाई से क्या कहती कि लाइबा बहुत संजीदा मिजाज थी और वो इतनी सी उम्र में इतनी बुजुर्ग नहीं बन सकती थी। लाइबा के तो हालात ने उसे यहाँ तक पहुंचा दिया था। अगर उसके माँ बाप का इंतकाल ना हुआ होता तो शायद आज वो भी एक शौक चंचल सी नौजवान लड़की होती। लेकिन माँ बाप के इंतकाल ने और घर में ताईजान के रवैये ने उसकी संजीदगी को बढ़ा दिया और उसकी शोखी और शरारत को ख़त्म कर दिया। अबू बकर उसे डांट कर तासुब भरी नज़रों से देखता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और उसके दिल में नौरीन के खिलाफ मजीद नफरत जन्म लेने लगी। मुझे आप सबसे ज़रूरी बात करनी है। रात को खाने की मेज़ पर जब सब अफराद अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे, तभी सईदुर रहमान ने खाने के दौरान सबको मुखातिब करते हुए कहा, तो सब उनकी तरफ मतवज्जा हो गए। गला खंखार के साफ करते हुए बोले, दरअसल बात यह है कि हम सब बड़ों ने मिलकर एक फ़ैसला किया है और उस फ़ैसले की ज़िम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी गई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे फ़ैसले का एहतराम करेंगे। सईद साहब की बात पर वो चारों उनकी तरफ मुतवज्जा हुए, जबकि नूरीन बोली, पापा ऐसा कौन सा फ़ैसला है? आप बताएं तो सही, आपने कुछ सोचा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा। जबकि हीरा खामोशी से चावल में चम्मच चला रही थी और लाइबा भी उसके साथ बैठी हुई अपने खाने की तरफ मतवज्जा थी, लेकिन उसका रुआ रुआ कान बनकर ताया जान की तरफ लगा हुआ था, जबकि अबू बकर को कोई खास तजस्सुस नहीं था, क्योंकि उसका ख्याल था कि घर के हवाले से कोई ज़रूरी बात होगी। लेकिन सईद साहब की अगली बात ने अबू बकर के छक्के छुड़ा दिए। हम सब बड़ों ने मिलकर ये फैसला किया है कि अबू बकर और नौरीन का रिश्ता तय कर दिया जाए। अभी सिर्फ मंगनी की सादा तकरीब होगी और शादी अगले बरस नौरीन की तालीम मुकम्मल करने के बाद होगी। ये बात सुनकर अबू बकर हैरत से हक्का बक्का अपने ताया का चेहरा देखने लगा। फिर अपने माँ बाप को शाकी नज़रों से देखते हुए बोला, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये फैसला करते हुए मेरी मर्जी किसी ने नहीं पूछी और मैं नौरीन से शादी नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे मेज पर एक गहरी खामोशी छा गई। नौरीन भी आहिस्ता से उठकर अपने कमरे में आ गई। उस बेइज्जती पर उसका चेहरा सुर्ख हो गया था, जबकि सईद साहब अपने भाई नजीब से बोले, नजीब, ये तुमने अपने बेटे को क्या तरबियत दी है? सबके सामने ही अपने बड़ों के मुंह पर इनकार कर गया है। आखिर उसकी जुर्रत कैसे हुई? मुझे तुम्हारे बेटे की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहते हुए वो भी गुस्से से उठकर अपने कमरे में चले गए, जबकि नजीब साहब और शाइस्ता बेगम सर झुकाकर बैठे हुए थे। बेटे के माँ-बाप होने के बावजूद वो इस वक्त बड़ी कमज़ोर हालत में मौजूद थे। हालांकि शाइस्ता बेगम खुद भी दिल से नूरीन को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन चूंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम था और यहाँ पर उसके बेटे को एक खास अहमियत हासिल थी, इसी वजह से उन्होंने यही सोचा कि एक तो बेटे की हैसियत बढ़ जाएगी और दूसरा नूरीन के हिस्से की जायदाद भी उनके बेटे को मिल जाएगी। इसी वजह से उन्होंने अबू बकर का रिश्ता नूरीन से तय करने में देर नहीं की। लेकिन अब अबू बकर की रजामंदी ही इस रिश्ते में नहीं थी, तो भला वो क्या कर सकती थी? सैयद साहब, देख लिया आपने अपने भतीजे की करतूत। देख लें किस तरह मुंह पर इनकार कर गया है। जरा भी नहीं सोचा कि बड़ों का कोई अदब लिहाज भी होता है। ताईजान मुसलसल सईद साहब को भड़काए जा रही थी और वो अपनी बेगम की बात पर शर्मिंदगी से बैठे हुए थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि अबू बकर ऐसा कुछ करेगा, वरना वो तो अबू बकर को बहुत ज़्यादा होनहार और फर्माबरदार समझते थे। लेकिन आज जिस तरह वो मेज़ पर उस रिश्ते से साफ इनकार कर गया था, वो उनकी अना पर एक खास चोट पहुंचा गया था और उसी बात पर सईद साहब को गुस्सा आ रहा था। उस दिन के बाद से घर में एक गैर मामूली खामोशी छा गई थी। अबू बकर दफ्तर से आता तो सीधा अपने कमरे में बंद हो जाता। लाइबा खामोशी से पहले की तरह हर घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी,
जबकि नौरीन की शोखी और शरारतें भी खत्म हो चुकी थी। और हीरा, वो तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। न जाने नौरीन से शर्मिंदा थी या फिर उसे अबू बकर की ये जुर्रत हैरान कर गई थी। लेकिन जो भी था, घर के माहौल में एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था। हर बंदा अपने कमरे में बंद होके रह गया था। अबू बकर जानता था कि ऐसा होगा, लेकिन वो घर के माहौल की खातिर अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता था। वो अगर चाहता तो नूरीन से शादी कर लेता, लेकिन कभी भी खुश ना रहता। इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उसके दिल में वैसे भी लाइबा के लिए कुछ खास जज्बात पनप रहे थे। वो लाइबा के लिए अपने दिल को नरम पाता था। जब उसे घर के कामों के फिक्र में घुलता हुआ देखता और अपने माँ बाप को चुपके चुपके याद करके आंसू बहाते हुए देखता, तो उसका दिल पिघल जाता था। उसे आज भी वो रात याद थी जब उसके माँ बाप की बरसी थी, तो लाइबा खामोशी से बाहर लॉन में बैठी रो रही थी। अबू बकर ने अपने कमरे की खिड़की से जब उसे देखा तो बाहर चला आया। लाइबा, क्या बात है, तुम इस वक्त यहाँ पर बैठी क्यों रो रही हो? अपने आंसुओं को साफ करते हुए उसने कहा था, अबू बकर भाई, आज मामा पापा की बरसी है। उनकी याद सता रही थी, इसीलिए बाहर लॉन में आ गई। लाइबा ने भीगी हुई आवाज में कहा तो अबू बकर का दिल भी जैसे कट कर रह गया। छोटी सी उम्र में वो कितने बड़े दुख से गुजरी थी। अबू बकर अंदाजा कर सकता था कि उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। इसीलिए वो बेसाख्ता उसके करीब बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर बोला, लाइबा, हौसला रखो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। चचा चची यकीनन एक अच्छी जगह पर होंगे। तुम्हारे ये आंसू उन्हें तकलीफ देंगे। उन्हें मुस्कुराती हुई याद किया करो। ऐसे रोती रहोगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अबू बकर कितनी ही देर बैठा रहा और उसके साथ बातें करके उसका मन बहलाता रहा। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये मंजिर खिड़की से ताई जान ने देख लिया है और उन्होंने अपने जहन में न जाने क्या सोच लिया है। तभी तो उन्होंने नौरीन के रिश्ते के लिए खुद से पेशकश कर दी थी। अगर उसे पहले से खबर होती तो वो कभी उस रात लाइबा के पास ना जाता और ना ही अपने कमरे से बाहर निकलता। बेटा, नूरीन अच्छी लड़की है और भाई साहब के हवाले से मुझे बहुत अजीज है। तुम एक बार तो उसके बारे में सोचो और मुझे यकीन है तुम्हारा दिल उसकी तरफ माइल होने लगेगा। वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें इनकार करके मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रात के खाने के बाद वो जैसे ही अपने कमरे में जाने लगा था, उसके वालिदैन ने उसे अपने रूम में बुलवा लिया। तो वो उनके कमरे में चला आया, जहाँ पर उसके माँ बाप उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो जानता था कि वो शादी के हवाले से ज़रूर बात करेंगे और वही हुआ। उन्होंने बात की इब्तिदा ही नौरीन के नाम से की तो वो कहने लगा, बाबा जान, वो बिल्कुल मेरे मिजाज से मेल नहीं खाती है। बहुत चुलबुली और शरारती है, जबकि मैं संजीदा तबीयत हूँ। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं लाइबा से शादी करना चाहता हूँ। वो भी आपकी ही भतीजी है। अगर आपको भतीजी इतनी ही अजीज़ है तो नरीन नहीं, लाइबा से ही। वो कम से कम मेरे मिजाज के रंगों से तो वाकिफ़ है। मुझे उम्मीद है उसके साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। अबू बकर ने दो टोक अंदाज में लाइबा का नाम लिया तो फिर खुद ही चौंक गया। वो लाइबा को पसंद करता था, उसे हल्का फुल्का अपनी पसंदीदगी का अंदाज़ा था, लेकिन इतना पसंद करता था कि वो उससे शादी करना चाहेगा, ये बात गुमान में नहीं थी। लेकिन अब अपनी बात अपने वालिदैन के सामने रखकर वो खामोश हो गया। नजीबुर रहमान और शाइस्ता बेगम दोनों सोच में पड़ गए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे अगर सईदुर रहमान को इनकार किया गया तो वो किस बुरी तरह पेश आएंगे। और यही सब सोचकर उनका बुरा हाल था। उसके माँ-बाप ने उसे मनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन अबू बकर ने नौरीन से शादी के लिए हाँ नहीं की। सईदुर रहमान और ताईजान इस हद तक नाराज़ हो गए कि उन लोगों ने अबू बकर और उसके माँ-बाप से बातचीत तक बंद कर दी। नौरीन अब ज़्यादातर अपने कमरे में रहती थी। उसने हिरा से भी मिलना-जुलना बंद कर दिया था। अबू बकर ये सब देख रहा था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को दाँव पर नहीं लगा सकता था। उसे लाइबा से शादी करनी थी और हर हाल में करनी थी। इसलिए उसने अपने माँ-बाप से कहा, आप जल्द से जल्द सादगी के साथ मेरी लाइबा से शादी करवा दें, ताकि घर के हालात कुछ बेहतर हो जाए। ताईजान बहुत गुस्से में थी। उन्होंने लाइबा को 2-3 थप्पड़ मारे और कहा, अबू बकर को तूने फंसाया है। तूने जानबूझकर मेरी बेटी के होने वाले शौहर से शादी की बात की है। तू बदज़ात है। शाइस्ता बेगम ने बड़ी मुश्किल से लाइबा को उनसे छुड़वाया और अपने कमरे में ले गई। लाइबा तो खुद हैरान परेशान थी कि अबू बकर ने उसका नाम क्यों लिया। नौरीन की जगह वो खामोश थी। उसकी मर्जी किसी ने नहीं पूछी थी, ना अबू बकर ने, ना उसके चचा चची ने, ना ताया ताई ने। हाँ, लेकिन उसने इतराज़ नहीं किया कि वो अबू बकर से शादी नहीं करेगी। जल्द ही अबू बकर और लाइबा की शादी की तारीख रख दी गई। सादगी से उन दोनों का निकाह हुआ और लाइबा को लाके अबू बकर के बेड पर बिठा दिया गया। लाइबा का दिल आने वाले वक्त के खौफ से ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जब से अबू बकर ने शादी के लिए उसका नाम लिया था, तब से उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। सिर्फ आते जाते खामोश नज़रों से दोनों एक दूसरे को देखते थे।
और आज से तो लाइबा अबू बकर के साथ एक कमरा तो क्या, अपनी ज़िंदगी भी बाँटने वाली थी। वो अपनी सोचों में गुम बैठी थी जब अबू बकर कमरे में आया और बेड पर बैठकर बोला, अस्सलाम वालेकुम। सलाम पर सर उठा के लाइबा ने उससे देखा। लाइट गोल्डन शेरवानी में अपने ऊंचे कद के साथ क्लीन शेव में अबू बकर इस वक्त बहुत प्यारा लग रहा था। एक पल को लाइबा की पलकें लरस गई। आने वाले वक्त का सोचते ही अब वो शर्माने लगी थी। अबू बकर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम इस शादी से खुश हो? आपने ये सवाल कुछ ज्यादा जल्दी नहीं पूछ लिया अबू बकर भा? बोलते बोलते लाइबा ने जुबान दांतों तले रोकी तो वो मुस्कुरा दिया। अब भाई मत बोलना, हमारा रिश्ता बदल गया है। अब मैं भैया नहीं सैया हूँ। उसकी बात पर लाइबा ने शर्मा के सर झुका लिया। और बाकी रहा तुम्हारी मर्जी पूछने का ख्याल, तो मैं जानता था तुम्हारी मर्जी वही होगी जो घर वालों की मर्जी होगी, क्योंकि अब तक तुमने वही किया है जो घर वाले कहते हैं। और मुझे पता था मुझ जैसा हैंडसम और केयरिंग शख्स तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, तभी तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी। उसकी खुद एतमादी पर लाइबा ने नज़र उठाकर उसे देखा, जो नहायत मोहब्बत से उसकी तरफ देख रहा था। शॉकिंग पिंक कलर के ड्रेस में नफासत से किया गया मेकअप, बेहतरीन ज्वेलरी उसके हुस्न को दो आतिशा कर रही थी। हमेशा सादा रहने वाली लाइबा पर इस वक्त खूब रूप आया था। अबू बकर का दिल उसे देखकर जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हाथ बढ़ा के लाइबा के मेहंदी लगे हाथ को अपने लबों से लगाया और बोला, मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता हूँ। जब ताईजान तुम्हें बुरा कहती थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरा दिल चाहता था मैं उन्हें मना करूँ, लेकिन मैं मना नहीं कर सकता था। वो मुझसे बड़ी थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी नहीं होगी। कोई तुम्हें नहीं डांटेगा। अबू बकर की बात पर लाइबा की आंखों में आंसू आ गए। जानम, आज रोने का नहीं, आज तो खुश होने का दिन है। अबू बकर ने उसके बहते हुए आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए कहा तो लाइबा शर्मा दी। अबू बकर ने उसकी थोड़ी ऊपर की और बहुत मोहब्बत के साथ उसके माथे पर अपने लब रखे। उसकी उस हरकत से लाइबा बुरी तरह लरसने लगी। चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। अबू बकर ने दिलचस्पी से उसे देखा, फिर बोला, अभी से शर्मा रही हो? यार, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। कुछ करूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? इसी बात पे लाइबा ने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। अबू बकर ने मुस्कुराते हुए जेब से गोल्ड का ब्रेसलेट निकाला और उसका हाथ थाम के उसे पहनाने लगा। बहुत प्यार से बनवाया है तुम्हारे लिए, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। वो पहनाने के बाद बोला तो लाइबा ने हाथ फेर कर देखा। बहुत बारीक और खूबसूरत सा यूनिक डिज़ाइन था। बहुत प्यारा है। उसने दिल से तारीफ की। तुमने मेरे लाइव ब्रेसलेट की तारीफ कर दी है तो मैं भी ज़रा अच्छी तरह से तुम्हारी तारीफ कर दूँ। उसकी बात पर लाइबा शर्मा के पीछे हुई तो उसने उसका हाथ खींचकर अपने ऊपर गिराया और उसके गिर्द बाहों का हार बनाते हुए बोला, शर्म नहीं आती? वेडिंग नाइट को अपने दूल्हे से दूर जा रही हो? कुछ तो ख्याल करो मेरा। उसकी बात पर लाइबा ने शर्मा के उसके सीने में मुंह छुपा लिया। उसके ख्वाबों ख्यालों में भी ना था संजीदा दिखने वाला अबू बकर इतना रोमांटिक होगा। सुबह उसकी आंख खुली तो वो अबू बकर की बाहों में सो रही थी। खुद को इस तरह सोते देखकर वो शर्मा गई। वो सोच भी नहीं सकती थी अबू बकर उससे इतनी मोहब्बत करता होगा। उसने मुस्कुरा के अबू बकर के माथे पे आए हुए बालों को पीछे किया और जी भर के उसे देखने लगी। काफ़ी देर देखने के बाद वो अपनी जगह से उठी। अलमारी से बरी का एक सूट लेकर वॉशरूम में घुस गई। वॉशरूम से बाहर आके वो अपने गीले बालों को तौलिए से खुश्क कर रही थी। तभी अचानक अबू बकर ने पीछे से आके उसे अपने हसार में लिया और बोला, शादी की पहली सुबह मुबारक हो। अबू बकर की बात पर लाइबा बुरी तरह शर्मा दी। उसने लाइबा के गीले बालों में चेहरा छुपाकर बालों की महक को अपने अंदर उतारा। प्यार से उसके गालों पर लब रखे। लाइबा शर्मा के सिमट सी गई। अबू बकर ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपने सामने किया, फिर उसकी कमर के गिर्द बाजू लपेटते हुए बोला, मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी शर्मीली होगी। क्या बात बात पे तुम्हारा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है? उसकी बात पर लाइबा आहिस्ता से बोली, अब दूर हो जाए मैं बाल बनाऊं। बना लेना, पहले अपने शोहर से थोड़ा सा प्यार तो ले लो। वो शरारत से बोला, आप जाएं, कोई आ जाएगा, मैं तैयार हो जाऊं। वो शर्म से बेहाल होती हुई बोली, अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। ता क्यों परेशान हो रही हो? शर्म नहीं आती शादी की पहली सुबह अपने शोहर को यूं खुद से दूर करते हुए? वो कहते ही उसके होंठों पर झुक गया और लाइबा अपनी जगह शर्माती रह गई। आज शाम को उनका वलीमा था। वो डल गोल्डन कलर में बहुत खूबसूरत लग रही थी। स्टेज पर बैठे इस वक्त लाइबा और अबू बकर बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। आज उनके वलीमे की तकरीब थी। ऐसे में सारे खानदान वाले बारी बारी स्टेज पर आकर उन्हें सलामियां दे रहे थे।
इतने में सईदुर रहमान और उनकी बेगम भी स्टेज पे चले आए। अबू बकर उन्हें देखकर थोड़ा संजीदा हो गया। लाइबा की आंखों में भी एक अनजाना सा खौफ उतर आया था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि नौरीन से शादी के इनकार के बाद उन्होंने अबू बकर का बाइकआउट कर रखा था। और जब अबू बकर ने लाइबा से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया, तो ताईजान ने घर में बहुत वावेला मचाया था और खुलेआम लाइबा को बद्दुआएं देती रहती थी, यहाँ तक कि उन्होंने लाइबा के किरदार को भी नहीं बख्शा था। इस वक्त मियाँ बीवी स्टेज पर आए तो लाइबा को प्यार दिया और दोनों को सलामी दी। अबू बकर बेइख्तियार उनका मशकूर हुआ और बोला, ताया जान मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये रिश्ता उम्र भर का होता है, ज़बरदस्ती तय नहीं किया जाता। सईदुर रहमान ने अबू बकर के कंधे पर हाथ रखा और बोले, मैं जानता हूँ, बस मेरी तो एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी बच्ची उसी घर में रहे, मेरी नज़रों के सामने रहे। वो मेरी इकलौती बच्ची है और फिर इतने अरसे बाद मिन्नतों मुरादों से पैदा हुई थी। तुम तो अच्छी तरह जानते हो, उसे हासिल करने के लिए हमने कोई दर नहीं छोड़ा था। इसीलिए मैं चाहता था कि वो इसी घर में रहे और तुम्हारे साथ उसकी शादी हो। तुम उसका ख्याल रखोगे, लेकिन किस्मत में नहीं था। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तुम कल भी मेरे बेटे थे, आज भी मेरे बेटे हो। सईदुर रहमान ने ये कहकर अबू बकर को गले लगा लिया, तो उसके दिल में ढेरों इत्मीनान उतर गए। ताहम ताईजान का रवैया अभी भी कुछ इतना अच्छा नहीं था। वो अपने शौहर के मजबूर करने पर स्टेज पर आ तो गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर बददिली और बेजारियत के तासरात वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे थे। साफ दिखाई दे रहा था कि वो तायाजान के मजबूर करने पर यहाँ पर आई हैं, जबकि नूरीन तो उसकी शादी में शामिल ही नहीं हुई थी। अबू बकर को थोड़ा सा अफसोस तो हुआ, क्योंकि जो भी था बहरहाल वो उसकी कज़न थी और वो लोग एक ही घर में रहते थे। इस तरह की गलतफहमियां दिलों में फासले ले आती हैं, लेकिन वो क्या करता। वो सिर्फ खानदान को जोड़े रखने के लिए नौरीन से शादी करने की हमाकत कभी नहीं कर सकता था, जबकि उसे वो पसंद ही नहीं थी। इस तरह सारी जिंदगी ना तो वो खुद खुश रह सकता था और ना ही नौरीन को रख सकता था। तब ज्यादा मसले मसाइल जन्म लेते। उसने वक्ती तौर पर नाराजगी मोल ले ली, लेकिन अपने दिल में इत्मीनान महसूस किया, क्योंकि जो भी था यही सबसे बेहतरीन फैसला था। शादी के एक हफ्ते के बाद, अबू बकर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सारी मुश्किलों और परेशानियों के बाद आप मुझे एक एजाज़ की सूरत में दिए जाएंगे। आप जिस तरह मेरी ज़िंदगी में बहार बन के आए हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में भी आसानियाँ आएंगी। लाइबा बेख्तियार अबू बकर का हाथ थामकर मशकूर होते हुए बोली, तो अबू बकर धीरे से मुस्कुरा दिया और उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, लाइबा, तुम मुझे इतनी ही अजीज़ हो जितनी किसी का भी महबूब होता है। मैं शुरू से ही तुम्हें नोटिस करता था, मेरा दिल बहुत दुखा करता था। अम्मी तो फिर कभी-कभार तुम्हारे साथ नरम रवैया इख्तियार कर लेती थी, लेकिन ताईजान का रवैया तुम्हारे साथ बहुत सख्त होता था। और फिर नौरीन भी अक्सर तुमसे बहुत बदतमीज़ी करती थी। बस मैं उन्हें बाज़ तो नहीं रख सका, लेकिन मेरा दिल उनसे खट्टा होता गया और तुम्हारी तरफ माइल होता गया। मुझे खुद नहीं पता कि कब मेरे दिल में तुम्हारे लिए शादी की ख्वाहिश बेदार हुई, लेकिन जब ताईजान ने नूरीन के साथ मेरा रिश्ता तय करना चाहा, तो मुझे सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आया और मैंने अम्मी से तुम्हारे लिए बात की। लेकिन शुक्र है, अब माहौल पहले से बेहतर हो गया है। भले ताईजान ने अपना पोर्शन अलग कर लिया हो, लेकिन हम लोग एक साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अबू बकर ने ये कहते हुए धीरे से लाइबा को अपने साथ लगाया, तो वो मुतमईन सी होकर आंखें बंद करके अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी, जिसने उसे अबू बकर के रूप में एक फरिश्ता अता किया, जिसे वो खामोशी के साथ देखा करती थी और चुपके चुपके अपने दिल में उसकी मोहब्बत महसूस करती थी। अल्लाह से अपनी रातों की इबादतों में उसे मांगा करती थी, ऐसी मोहब्बत कि जिसकी खुद उसे खबर न थी। अचानक जब उसे मिल गई, तो वो शुक्रगुजारों में शामिल हो गई और अबू बकर, वो अपनी ज़िंदगी के उस बेहतरीन फ़ैसले पे रब का शुक्रगुज़ार था।